Hello, good morning, students. How are you? Today, I will teach about civics lesson third parliamentary government and union executive. तो हम लोग पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एंड यूनियन एक्सिक्यूटिव लेसन थर्ड सिविक्स का पढ़ रहे थे और इसका कुछ टॉपिक्स मैं वीडियो के ज़रिए बता चुकी थी और बाकी के टॉपिक्स जो बाकी हैं उसको आप देखेंगे। ओपन पेज नंबर 252, पेज नंबर 252 ओपन कर लें। ओके, नाउ लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट टॉपिक जुडिशियल पावर तक हो गया था और आगे हम लोग देखेंगे रोल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल क्या है, जैसे हमारे देश में कई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और उसके क्या क्या रोल हैं देखेंगे। नाउ लिसन, इन आवर कंट्री देर आर सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज लाइक कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक्सेट्रा। तो कह रहे हैं कि इस समय हमारे भारत में अनेक पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जैसे कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है। तो ये भारत की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और नोन एज नेशनल पार्टी। और ये जितनी भी पार्टी के बारे में बताया है ये हमारे इंडिया की नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। एज देयर स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस इन लार्ज, ठीक। तो ये हमारे राष्ट्रीय पार्टी, नेशनल पार्टीज़ हैं। देर आर आल्सो रीजनल पार्टी लाइक अकाली दल, तेलुगु देशम पार्टी विच एक्सरसाइज लिमिटेड पावर एज देयर इन्फ्लुएंस इन कन्फाइंड द स्पेसिफिक रीजन। और कुछ पार्टियां रीजनल पार्टी हैं तो उनके नेम दिए हुए हैं, जैसे अकाली दल, तेलुगु देशम पार्टी। तो ये रीजनल पार्टी है, मतलब ये किसी विशेष राज्य की ही पार्टियां हैं, ठीक ना। तो ये रीजनल पार्टी हैं और इसका पावर जो है लिमिट है रीजनल पार्टी का। तो यहाँ पे हम लोग दो तरह की पार्टियों के बारे में देखें। पॉलिटिकल पार्टीज़ में टू टाइप्स के पार्टीज आए, कौन कौन से, एक नेशनल पार्टी और दूसरा रीजनल पार्टी। तो नेशनल पार्टी क्या होता है, जो पूरे देश का होता है, जो पूरे राष्ट्र का होता है पार्टी। जैसे कौन कौन सी पार्टियां हैं जो पूरे देश में हैं, तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी है, कांग्रेस है, जनता पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, ये नेशनल पार्टी है। और रीजनल पार्टी क्या होता है, जो किसी विशेष रीजन, किसी विशेष राज्य की पार्टियां होती हैं तो वो रीजनल पार्टी होती है। जैसे तेलुगु का तेलुगु देशम पार्टी है, अकाली दल है, तो ये रीजनल पार्टी है। ऑफ दिस parties the party which has ruled the longest is the Congress. In between there has been rule of अदर पार्टीज आल्सो। कह रहे हैं कि जैसे हमारे देश में कांग्रेस पार्टी है जो एक नेशनल पार्टी है, तो वो बहुत दिनों तक शासन की, कांग्रेस पार्टी के द्वारा बहुत दिनों तक शासन किया गया और प्रेजेंट टाइम में तो बीजेपी का शासन है। तो इन रिसेंट टाइम हाउएवर द कोलिशन गवर्नमेंट, ये पहले का बता रहा है कि इस समय कोलिशन गवर्नमेंट है नहीं, लेकिन इस समय कोलिशन गवर्नमेंट नहीं है, इस समय बीजेपी की पार्टी होती है। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है तो इसके बारे में भी आप जानेंगे, मैं बता रही हूँ आपको। कोलिशन गवर्नमेंट होता है जैसे कोई एक पार्टी सत्ता में नहीं आती है, मतलब उसकी पूर्ण बहुमत नहीं होती है, पूर्ण मेजोरिटी नहीं होती है। तो इस तरह से जब किसी एक पार्टी की पूर्ण मेजोरिटी नहीं होती है तो दो पार्टियों को मिलके जो सरकार बनती है तो उसको कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। तो इस समय कोलिशन गवर्नमेंट नहीं है, इस समय बीजेपी की सरकार है। तो इस तरह से हम लोग रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के रोल को देख चुके कि पार्टियां कितनी तरह की होती हैं और कौन कौन से नेशनल पार्टी हैं, कौन कौन से रीजनल पार्टी हैं। नेशनल पार्टी क्या होता है, रीजनल पार्टीज़ क्या होते हैं, तो इसके बारे में आप जान चुके। नाउ लिसन नेक्स्ट टॉपिक, मेकिंग ऑफ लॉ। देखिए लॉ कैसे बनता है, कोई कानून जब पास होता है तो कैसे होता है, ठीक ना। हम सबको जानने की इच्छा होती है कि कोई कानून कैसे पास हो जाता है। तो देखिए, एन ऑर्डिनरी विल पासेस थ्रू द फॉलोइंग स्टेज टू बिकेम ए लॉ और एन एक्ट। तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑर्डिनरी विल किस तरह से पास होता है, तो इसके स्टेज दिए हुए हैं, इसके 4 स्टेज दिए हुए हैं। फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग
और प्रेसिडेंट असेंट। तो इस तरह से 4 स्टेज में ये पास होता है कोई भी बिल। देखेंगे फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है। देखिए, एन ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन एन और 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। A minister, private members who introduce a bill, explain the objective of bill. In a house favor the bill, then it goes on to the next stage, the introduction of called the first reading the bill. अब इसमें क्या होता है कि फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है कि इस बिल से पार्लियामेंट के जो 2 हाउस होते हैं तो दोनों हाउस से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। जब कोई बिल पास होने वाला रहता है तो बिल पहले दोनों हाउस में जाता है, दोनों हाउस से उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि बिल है क्या, क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। फिर ये बिल कहाँ सेकेंड रीडिंग में चला जाता है। सेकेंड रीडिंग में देखिए क्या होता है। एट दिस स्टेज द जनरल डिस्कशन ऑफ द बिल टेक प्लेस। अब फर्स्ट रीडिंग में तो वो बिल जो है, जो कानून पास हो रहा है, तो उससे दोनों हाउस इंट्रोड्यूस हो गया, दोनों हाउस जान गया कि इस बिल में क्या है। अब क्या होगा, सेकेंड स्टेज में क्या होता है, उस बिल पे दोनों हाउस के द्वारा डिस्कशन किया जाता है, ठीक ना। उस दोनों हाउस के द्वारा क्लास बाय क्लास डिस्कशन किया जाता है। उस बिल को अच्छे से पढ़ा जाता है, पढ़ने के बाद उस पर डिस्कशन होता है दोनों हाउस में, ठीक ना। अब डिस्कशन के बाद क्या होता है, द रिपोर्ट सबमिटेड बाय कमिटी द डिस्कशन ऑफ हाउस। वो जो रिपोर्ट आता है उसको सबमिट किया जाता है कमिटी में। देन द क्लास बाय क्लास डिस्कशन टेक प्लेस विथ फॉलोड बाय द वोटिंग सेशन। अब उसके बाद वोटिंग सेशन होता है, ठीक ना। मतलब उस बिल पे कितने लोग सहमत हैं, कुछ लोग सहमति जताते हैं, कुछ लोग असहमति, दो पक्ष होता है। तो उस बिल पे क्या होता है, वोटिंग किया जाता है। अब देखेंगे वो बिल थर्ड रीडिंग में आ जाता है। थर्ड रीड में वो बिल क्या होता है, देखिए, द बिल एज द होल इज पुट टू वोट एट दिस स्टेज। minor mistake if any are rectified and it is passed by simple majority. After the bill is passed by one house it is sent the other house. अब इसमें क्या होता है कि इस थर्ड रीडिंग में वोटिंग होता है इस बिल में और फिर सिंपल मेजोरिटी के द्वारा वोटिंग किया जाता है। आफ्टर द बिल पास्ड, अगर एक हाउस में ये बिल पास हो जाता है तो अब इस बिल को दूसरे हाउस में सेंड कर दिया जाता है। इट इज सेंड द अदर हाउस, दूसरे हाउस में भेज दिया जाता है। द बिल हियर आल्सो अंडरगोज द सेम स्टेज इन अदर हाउस। और उसी तरह सेकेंड हाउस में भी, दूसरे हाउस में भी अगर ये बिल पास हो जाता है तब ये कहाँ जाता है, फर्स्ट इट इज सेंड टू द प्रेसिडेंट टू सीक हिज हर अप्रूवल। अब प्रेसिडेंट के यहाँ ये बिल सेंड कर दिया जाता है, प्रेसिडेंट के अप्रूव करने के लिए, ठीक ना। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब देखेंगे प्रेसिडेंट असेंट, ठीक ना। अब ये बिल प्रेसिडेंट के यहाँ गया। इफ द प्रेसिडेंट गिव असेंट द बिल बिकम एन एक्ट। अगर प्रेसिडेंट इस बिल पे साइन कर देते हैं, अप्रूव कर देते हैं इस बिल को, तो वो एक्ट बन जाता है, ठीक ना। वो बिल एक्ट बन जाता है, यानी कि वो एक्ट के रूप में हो जाता है, एक्ट पास होता है ना, तो वो बिल एक्ट बन जाता है। द प्रेसिडेंट कैन विथ होल्ड हिज हर assent and can return the bill house for the consideration if the bill is passed with or without the amendments after such reconsideration। कह रहे कि यदि प्रेसिडेंट जो है इस बिल को अप्रूव कर दिए बिना किसी अमेंडमेंट के, मतलब कोई इसमें ये बिल सही है, इसमें किसी तरह का अमेंडमेंट नहीं करना है, यानी कि संशोधन नहीं करना है, तब वो बिल पास हो जाता है, ठीक ना। If bill is passed with the without amendment, सेकेंड देखिए, द प्रेसिडेंट कैन नॉट withhold assent द बिल। लेकिन जब प्रेसिडेंट इस बिल को अप्रूव नहीं करते हैं, बिल पे साइन नहीं करते हैं, फिर क्या होता है, इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द 2 हाउसेज, और उस केस में बिल कहाँ चला जाता है, उन दोनों हाउस के बीच चला जाता है डिसएग्रीमेंट में, यानी कि एग्रीमेंट नहीं हुआ। द डेडलॉक इज रिसोल्व बाय द ज्वाइंट सेशन ऑफ द 2 हाउस which is presided over by the speaker। फिर क्या होता है, वो बिल दोनों हाउस के पास डेडलॉक में चला जाता है, यानी कि उस बिल पे फिर से विचार विमर्श किया जाता है और दोनों हाउस की मीटिंग होती है, दोनों हाउस की सेशन होती है, और ये किसके द्वारा कराया जाता है, स्पीकर के द्वारा, ठीक। तो इस तरह से ये कोई बिल जब पास होता है तो उसके 4 रीडिंग होते हैं। फर्स्ट रीडिंग में आप लोगों ने क्या देखा,
फर्स्ट रीडिंग में क्या होगा, उस बिल से दोनों हाउस में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। सेकेंड रीडिंग में क्या होता है कि उस बिल पे डिस्कशन किया जाता है। और थर्ड रीडिंग में क्या होता है कि उस बिल पे वोटिंग होती है। अगर एक हाउस में वो बिल पास हो गया तो फिर दूसरे हाउस में सेंड कर दिया जाता है। और फिर क्या होता है, जब दोनों हाउस से बिल पास हो जाता है तो वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। अगर प्रेसिडेंट उसको अप्रूव कर दिया, उस पर साइन कर देता है तो वो बिल पास हो जाता है बिना किसी अमेंडमेंट के। लेकिन यदि प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं करता है तो बिल फिर से उन दोनों हाउस के पास चला आता है और डेडलॉक में रखा जाता है। और फिर ज्वाइंट सेशन दोनों का, यानी कि दोनों हाउस का ज्वाइंट सेशन होता है और इसको प्रिसाइड स्पीकर के द्वारा किया जाता है। ओके, तो इस तरह से ऑर्डिनरी बिल पास होता है। अब हम लोग नेक्स्ट बिल पढ़ेंगे मनी बिल, ठीक ना। ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल। सेकेंड, मनी बिल। द मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा। अब मनी बिल जो होता है वो सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है, ठीक ना। ये ऐसा नहीं कि लोकसभा से इंट्रोड्यूस हो गया तो फिर राज्यसभा से इंट्रोड्यूस कराया गया दोनों हाउस से, तो इसमें ये दूसरे तरह से पास होता है। देखिए, द बिल इज सेंट राज्यसभा एंड इट हैज़ रिटर्न द बिल विद इन 14 डेज। अब ये बिल जो है मनी बिल लोकसभा से इंट्रोड्यूस होने के बाद ये बिल राज्यसभा में तो भेजा जाता है, लेकिन वो 14 डेज के अंदर राज्यसभा को वापस देना होता है लोकसभा में। इस पे द अपर हाउस में सजेशन, जैसे जो राज्यसभा है तो उससे कुछ विचार विमर्श नहीं किया जाता है इस बिल के लिए कि राज्यसभा में भी पास होना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ 14 डेज के लिए भेजा जाता है और उसके बाद ये रिटर्न ले लिया जाता है। अपर हाउस में सजेशन, यदि अपर हाउस इसको चेंज करने का सजेस्ट देता है, इवन इफ द चेंज आर नॉट एक्सेप्टेड, तो उसके चेंज को लोकसभा के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। वंस द लोअर हाउस सेंड्स टू बी प्रेसिडेंट, अब सिर्फ उसको ये रूल फॉलो करना जरूरी है कि वो 14 डेज के लिए राज्यसभा में भेजना है। अगर वो सहमत है तो भी सही है, नहीं सहमत है तो भी सही है उस बिल से। फिर ये क्या करेगा, लोकसभा इस बिल को प्रेसिडेंट के यहाँ सेंड कर देता है और प्रेसिडेंट ही साइन इट, प्रेसिडेंट इस बिल पे साइन करते हैं। देयर इज़ नो प्रोविज़न ऑफ द ज्वाइंट सेशन फॉर द मनी बिल। मनी बिल के लिए कोई ज्वाइंट सेशन का प्रोविज़न नहीं है, यानी कि इसके लिए दोनों हाउस की बैठक नहीं, मीटिंग नहीं बैठती है। ये सिर्फ लोकसभा का काम है इस बिल को पास करना। तो ये हो गया मनी बिल। आपको समझ में आ गया होगा कि मनी बिल लोकसभा के द्वारा पास किया जाता है, राज्यसभा में उसको 14 डेज के लिए भेजा जाता है, लेकिन उसकी सहमत या सहमत कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक ना। और 14 डेज के अंदर ही उसे फिर से वापस भेजना रहता है लोकसभा में और फिर लोकसभा जो है इसको प्रेसिडेंट के यहाँ भेजता है साइन के लिए। और फिर इसके लिए ज्वाइंट सेशन ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह से मनी बिल पास होता है। अब आगे देखेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या है, देखिए, टू रन द गवर्नमेंट ग्रुप ऑफ पीपल आर रिक्वायर्ड हु कैन टेक ऑल द विटल डिसीजन सच ए ग्रुप ऑफ पीपल इज कलेक्टिवली नोन एज एग्जीक्यूटिव। ये रन द गवर्नमेंट ऑफ ग्रुप, जैसे गवर्नमेंट का जो ग्रुप है, जिसकी भी शासन है, ठीक है, जिस पार्टी की भी शासन है, तो उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट की जितने भी लीडर्स हैं, ठीक ना, शासन को चलाने के लिए उस ग्रुप में जितने भी लीडर होते हैं डिसीजन लेने के लिए, उसी को एग्जीक्यूटिव बोला जाता है, कार्यपालिका। द एग्जीक्यूटिव एज द यूनियन लेवल कंप्राइजेज द प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव में देखिए कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं और परिषद के सदस्य होते हैं। तो ये होता है यूनियन एग्जीक्यूटिव। ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट के क्या क्या पावर होते हैं, उनके क्वालिफिकेशन क्या होते हैं, उनको किस तरह से अपॉइंट किया जाता है, उनका टेनर कितने ईयर्स का होता है, उनकी सैलरी कितनी होती है, उनको कैसे हटाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, भारत के प्रेसिडेंट के बारे में आप सब लोग जान ही रहे होंगे कि भारत के प्रेसिडेंट की कंडीशन क्या होती है। बोथ द सेंटर एंड द स्टेट लेवल देयर इज एन
ऑफिशियल हेड। ये सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल दोनों के ऑफिशियल हेड होते हैं प्रेसिडेंट। अ रियल हेड एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंप्राइजिंग द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स। अब द प्रेसिडेंट एज द सेंटर एंड द गवर्नर एट द स्टेट लेवल प्ले आइडेंटिकल रोल्स। ठीक है, ये आइडेंटिकल रोल सेंट्रल और स्टेट लेवल दोनों में रोल प्ले करते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज दस द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द इंडियन यूनियन। भारत के प्रेसिडेंट जो होते हैं वो इंडियन यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड माने जाते हैं। द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। हाउएवर सिंस इंडिया हैज एडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है। द रियल पावर इज एक्सरसाइज बाय द प्राइम मिनिस्टर। जो हमारे देश का रियल पावर है वो तो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो रियल पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के पास या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास, परिषद के सदस्यों के पास होता है। इट इज़ द ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ प्रेसिडेंट द एक्सरसाइज ऑल पावर्स ऑन द एडवाइस द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक ना, तो जितने भी प्रेसिडेंट के पावर दिए गए हैं, जैसे कोई भी प्रेसिडेंट को डिसीजन लेना है तो उसमें वो प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह जरूर लेंगे, उनकी एडवाइस लेंगे। बिना एडवाइस के वो खुद से कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो ये हमारा प्रेसिडेंट का पावर है। अब देखेंगे क्वालिफिकेशन, प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो देखिए, इन ऑर्डर टू ऑक्यूपाई द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अ पर्सन मस्ट बी, क्या क्या होना चाहिए। सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक हो। एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज, उसकी एज 35 ईयर्स से हो। क्वालिफाइड टू बी मेंबर्स ऑफ लोकसभा, लोकसभा का वो मेंबर हो, क्वालिफाइड क्या हो। ही मस्ट आल्सो नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। कह रहे कि वो सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, किसी भी लेवल पे वो गवर्नमेंट जॉब में ना हो। शुड नॉट बी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री और स्टेट लेजिस्लेचर, वो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर ना हो। मतलब ही शुड नॉट, मतलब उसको होना जरूरी नहीं है। अपॉइंटमेंट इसका देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्ट इनडायरेक्टली बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, तो इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होती है इनकी नियुक्ति। इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, देखिए, द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस। जैसे दोनों हाउस के जो मेंबर होते हैं, जो दोनों हाउस के मेंबर इलेक्ट करके आते हैं, जैसे एमपी एमएलए होते हैं, तो वही एमपी एमएलए के द्वारा ही इनका इलेक्शन किया जाता है, इनकी वोटिंग होती है प्रेसिडेंट के। दे इलेक्ट द प्रेसिडेंट बाय कास्टिंग देयर वोट्स, ये लोग इनके लिए वोट करते हैं। तो प्रेसिडेंट की नियुक्ति कैसे होती है, तो इनकी वोट होती है, एमपी और एमएलए जो होते हैं इनको वोट करके चुनते हैं। इनका टेनर यानी कि इनकी अवधि कितनी होती है, कितने साल के लिए चुने जाते हैं, तो ये 5 ईयर्स के लिए चुने जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे सैलरी एंड अलाउंस, इनकी सैलरी कितनी होती है, तो इनकी सैलरी, प्रेसिडेंट की सैलरी 5 लाख पर मंथ होती है। ठीक, और इम्पीचमेंट देखिए, महाभियोग। इम्पीचमेंट मीन्स क्या होता है, महाभियोग। किस तरह से इम्पीचमेंट के द्वारा इनको हटाया जाता है, तो देखिए, स्पेसिफिक चार्ज है टू बी ब्रॉट अगेंस्ट हिम हर 2/3 मेजोरिटी ऑफ द हाउस, मतलब दोनों हाउस का जो है 2/3 मेजोरिटी जरूरी होता है इम्पीचमेंट के लिए। द अदर हाउस इन्वेस्टिगेट द चार्ज, और दूसरा हाउस जो होता है इन्वेस्टिगेट करता है, जांच पड़ताल करता है। इफ द इन्वेस्टिगेटिंग हाउस आल्सो पासेज द रिसोल्यूशन विथ, और इन्वेस्टिगेटिंग हाउस जो होता है उसमें भी 2/3 मेजोरिटी ज़रूरी होती है। और उसके बाद अगर इतनी मेजोरिटी हो तब जाके प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। प्रेसिडेंट को अवधि से पहले, यानी कि 5 साल के लिए वो चुना गया, तो 5 साल से पहले भी इनको महाभियोग, दोषारोपण करके, ठीक, दोनों हाउस के सदस्यों के द्वारा, और 2/3 दोनों हाउस में बहुमत होना जरूरी होता है। तो इतनी बहुमति अगर हो तब जाके प्रेसिडेंट को इनके समय अवधि से पहले हटाया जा सकता है दोषारोपण करके। इनका पावर देख लीजिए, प्रेसिडेंट का पावर क्या होता है, तो प्रेसिडेंट का पावर होता है एक्सरसाइज एक्सिक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, फाइनेंशियल, इमरजेंसी पावर, ठीक ना, डिलाइटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इनका पावर होता है।
तो एग्जीक्यूटिव पावर्स यहाँ दिया हुआ है, लेजिस्लेटिव पावर क्या होता है, फाइनेंशियल पावर क्या होता है, जुडिशियल पावर क्या होता है, इमरजेंसी पावर क्या होता है, इसको आप लोग पढ़ेंगे और नेक्स्ट डे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि ये क्या होता है, किस तरह की ये पावर है। अब आगे देखेंगे, when there is breakdown of law and order in state, the president can take over the administration of that state. This situation is called president's rule. जैसे कभी कभी होता है कि किसी स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल लागू हो गया, ठीक ना, प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाता है। तो कब होता है कि जैसे किसी कारणवश जो स्टेट का गवर्नमेंट है या तो उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, किसी कारणवश उनको हटा दिया जाता है, तो उस समय स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल लागू हो जाता है। ब्रेक डाउन लॉ एंड ऑर्डर द स्टेट, प्रेसिडेंट कैन टेक द, तो उस स्टेट का सारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था होता है वो प्रेसिडेंट को देखना होता है, तो ये होता है प्रेसिडेंट्स रूल। द चेक ऑन इमरजेंसी पावर इज दैट प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट। द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट एज सुन एज पॉसिबल, ठीक ना। तो ये इमरजेंसी पावर होता है। इमरजेंसी पावर, इसमें राष्ट्रपति शासन को डिक्लेयर कर दिया जाता है, घोषणा कर दी जाती है राष्ट्रपति शासन की किसी इमरजेंसी में, ठीक ना। किसी अगर स्टेट की इमरजेंसी ऐसी होती है तो उस समय राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो ये होता है राष्ट्रपति का पावर, उसका क्वालिफिकेशन, टेनर, सैलरी, इम्पीचमेंट, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जैसे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन क्या होता है, टेनर क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक। ओके, थैंक्स, टेक केयर।